जब उसने अपनी बंदूक का निशाना लगाया तो उसने कैमरे में एक महिला को प्रसव पीड़ा में देखा। मैंने 3, 1, 2 तक गिनती की। मैं जा रहा हूँ, मुझे बंदूक लाने में मदद करने दो। दूसरे पक्ष ने मृत व्यक्ति की तरह कुछ भी न सुनने का नाटक किया और बस आगे बढ़ता रहा। उसे थोड़ा नरम दिल महसूस हुआ और वह प्रसव पीड़ा में महिला को गोली नहीं मार सका। आधे घंटे बाद ही एक साथी की मदद के लिए इंटरकॉम पर कॉल आई। मार्टिन उस कैंप में आया जहां टीम तैनात थी और उसने देखा कि उसका एक साथी मर चुका है। उसी समय एक अन्य साथी की भी कार में मौत हो गई। नमस्ते मार्टिन, आवाज सुनने के बाद उसने सावधानी से अपनी टोपी उतारी और अपना मुंह और नाक ढक लिया। जैसे ही वह अंदर गया उसने अपने साथियों की लाशें जमीन पर पड़ी देखी। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और देखा कि प्रसव पीड़ा में महिला जमीन पर पड़ी है। जैसे ही कॉमरेड ने बोलना समाप्त किया वह जोर से खांसने लगा और काले पानी का एक बड़ा पूल उल्टी कर दिया। फिर उसका शरीर ऐंठन और ऐंठन शुरू हो गया। जब मार्टिन टेंट से बाहर निकलने के लिए नीचे गया तो उसने बच्चे को बिस्तर पर देखा। हालांकि उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और यहाँ से भाग गया। वह जानता था कि बच्चा भी घातक वायरस वाली भारी बारिश के कारण संक्रमित था। त्वचा के संपर्क में आने के बाद यह श्वसन संबंधी एलर्जी पैदा करेगा और मृत्यु का कारण बनेगा। सभी को नमस्कार, यह नेटफ्लिक्स द्वारा निर्मित विज्ञानफाई आपदा टीवी श्रृंखला अवशिष्ट वर्षा का दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में बंकर वेंटिलेशन डक्ट के अवरुद्ध होने के बारे में बात की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। बहन साइमन और भाई राम जैसे ही बंकर से बाहर भागे उन्हें बंदूकों वाले कई लोगों ने घेर लिया। दूसरे पक्ष द्वारा उन्हें बंकर में जबरन ले जाने के बाद उन्होंने कहा, बंदूक बंदूक वहाँ है, मेरे पास बंदूक नहीं है, मेरे पास बंदूक नहीं है। ठीक है, अगर बंदूक है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, क्या तुम समझे? मेरे पास बंदूक नहीं है, जाओ जाओ। फिर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और दरवाजे के हैंडल को कुर्सी से बंद कर दिया ताकि वे दरवाजा न खोल सकें। सिस्टर साइमन ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि ये लोग कुछ ढूंढ रहे थे। इस समय उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक लड़की थी, इसलिए उसने दूसरे पक्ष को हाथ हिलाया, लेकिन दूसरा पक्ष उसका सवाल नहीं सुन सका। उसे कमरे में एक कलम ढूंढनी पड़ी और शीशे पर लिखना पड़ा। दूसरे पक्ष ने इसे देखा और शीशे पर सांस ली और खाना शब्द लिखा। साइमन को तुरंत लगा कि दूसरे पक्ष का कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन इस समय बंदूक वाला आदमी आया और लड़की से कुछ कहा और फिर ये सभी लोग चले गए। नहीं नहीं नहीं, एक बार ये लोग चले गए तो वह और उसका भाई कमरे में भूख से मर जाएंगे, चाहे वह दरवाजे के पैनल पर कैसे भी मारे। और अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन दूसरा पक्ष बिना पीछे देखे ही चला गया। वह अपने भाई के पास भागी और टैबलेट पर कुछ बटन क्लिक किए। बंकर की लाइटें तुरंत बंद हो गईं। जो आदमी बाहर जाने वाला था उसने पीछे मुड़कर देखा और अंधेरे में एक चमकती हुई स्क्रीन देखी। फिर वह कुछ जिज्ञासा के साथ कमरे के पास पहुंची। साइमन ने फिर से टैबलेट को नियंत्रित किया, प्रकाश चालू किया और कांच पर भोजन लिखा। जब उसने देखा कि आदमी आकर्षित था तो उसने टैबलेट पर नक्शा निकाला। जब उसने दूसरे पक्ष की उत्सुक आंखों को देखा तो उसने टैबलेट को जमीन पर पटक दिया और उसके सिर की ओर इशारा किया। यह तरकीब वाकई काम कर गई। दूसरे पक्ष ने उन्हें रिहा करने के बाद उन्हें भोजन खोजने के लिए अन्य बंकरों में जाने के लिए कहा। जंगल से गुजरने के बाद वे सड़क पर आ गए। रास्ते में उसका भाई राम बहुत चिंतित था। जैसे ही उन्हें भोजन मिलेगा दूसरा पक्ष उन्हें मार देगा। साइमन को यकीन नहीं था कि दूसरा पक्ष उनके साथ कैसे व्यवहार करेगा। यह सिर्फ इतना था कि वह और उसका भाई अभी भी सुरक्षित थे। हालांकि दूसरे पक्ष को उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। आप जानते होंगे कि अगर मैं मारा गया तो मैं कैसे बच सकता हूँ। दूसरे पक्ष ने सीधे उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन साइमन को याद दिलाया कि वे टीम के साथी पहले से ही बहुत भूखे थे, इसलिए निराश होने से पहले भोजन ढूंढना बेहतर था। साइमन ने देखा कि उसके भाई के पीछे के लोग बहुत कमजोर थे और एक लड़की भी थी जो सड़क पर बेहोश हो गई थी। थोड़े समय के ब्रेक के बाद उन्होंने खोज जारी रखी, लेकिन आगे वाला आदमी अचानक आगे बढ़ा और सावधानी से सभी को याद दिलाया कि वे हिले नहीं। क्या वे भी यहाँ थे? साइमन को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए वह उनके साथ जमीन पर लेट गया। किसी ने तुरंत एक चांदी की किताब निकाली और उन सभी को ढक दिया। साइमन ने यह भी देखा कि जंगल के सामने एक बख्तरबंद वाहन और 2 आकृतियां थीं। फिर दूसरे पक्ष ने कुछ ऐसा फेंका जो हवा में उड़न तश्तरी की तरह घूम रहा था। नेता ने उसे फुसफुसाते हुए कहा कि यह एक ड्रोन है जो गर्मी के स्रोतों की तलाश करेगा। लड़कियों में से एक ने अपने भाई राम को बताया कि वे लोग हर जगह बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे थे। अगर वे उनके द्वारा पकड़े गए तो वे बर्बाद हो जाएंगे। जल्द ही उन्होंने एक महिला को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना और फिर एक आदमी चिल्लाया, भागो मत, उसे पकड़ो। आवाज धीमी होने के बाद नेता ने तुरंत चांदी की किताब ले ली और सभी से जल्दी से चले जाने का आग्रह किया, लेकिन साइमन उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता था। यह देखकर कि अन्य लोगों ने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया उसे बहुत घृणा हुई, लेकिन एक अन्य लड़की के मन में भी उसके जैसा ही विचार था, इसलिए लड़की ने महिला को बचाने के लिए साइमन को खींच लिया। नेता के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही महिला एक नाला पार करती है उसके पैर कीचड़ में धंस जाते हैं और उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसके पीछे की 2 आकृतियां भी उसके पास पहुंच गई थीं, लेकिन वे उनके द्वारा मारे गए। इस समय विपरीत दिशा की महिला भी कीचड़ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है। साइमन ने उदास होकर अपना मुंह और नाक ढक लिया। उसने प्रभारी व्यक्ति से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उस व्यक्ति ने अपने छोटे भाई राम की ओर इशारा किया और उससे पूछा कि उसने जूते क्यों नहीं पहने हैं। एक बार त्वचा पानी को छूती है तो वह
मर जाएगा। राम ने तुरंत घृणा से मना कर दिया। वह कभी भी जूतों के साथ जूते नहीं पहनता। बहन साइमन को अपने भाई को यह कहते हुए समझाना पड़ा कि अभी अभी मारे गए 2 लोगों के जूते बहुत छोटे थे। अंत में नेता को उन्हें अपने पैरों को बेल्ट से लपेटने का जबरदस्ती आदेश देना पड़ा। जब वे फिर से जंगल से बाहर निकले तो आसमान पहले से ही कोहरा और बारिश से भरा हुआ था। चूंकि साइमन को अभी भी बैग नहीं मिल पाया था, इसलिए वे बारिश से बचने के लिए केवल एक घर में जा सकते थे। साइमन ने यार्ड में कई मम्मियों को देखा, इसलिए उसने जल्दी से अपने भाई की आंखों को बंद कर दिया। कमरे में प्रवेश करने के बाद किसी ने प्लास्टिक की चादर और टेप के साथ दरवाजे पर अंतराल को सील कर दिया और किसी ने बारिश को अंदर आने से रोकने के लिए खिड़की को बंद कर दिया। हुड वाले व्यक्ति को 2 मृत लोगों पर एक ड्रोन और एक अजीब बॉक्स मिला, लेकिन उन दोनों को प्रबंधन प्राधिकरण की आवश्यकता थी, इसलिए इन दोनों चीजों का उपयोग उसके हाथों में नहीं किया जा सकता था। उन्होंने आसवन के लिए बैग में पानी डाला। लड़की इतनी भूखी थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए वह केवल सदमे के लिए पानी पी सकती थी। नेता ने पीले बालों वाले व्यक्ति से अपने भाई राम के लिए एक जोड़ी जूते खोजने के लिए कहा। जब वे एक कमरे में आए तो पीले बालों वाले व्यक्ति ने जमीन पर एक शव देखा और फिर शव से जूते उतार दिए, लेकिन राम ने अपना सिर हिलाया और उन्हें पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि वह कभी भी किसी मृत व्यक्ति के जूते नहीं पहनता। मुख्य कारण यह था कि वह पिछले 6 वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित था और उसने कभी किसी आपदा का अनुभव नहीं किया था। एक रात साथ रहने के बाद साइमन को पता चला कि टीम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम मार्टिन था और उसके साथ लोगों को बचाने वाली लड़की का नाम बीट्रिक्स था। आधी रात को राम ने बीट्रिक्स और मार्टिन को कुछ फुसफुसाते हुए सुना और फिर उसने देखा कि वे दोनों एक साथ दूसरे कमरे में चले गए। उसने उत्सुकता से जांच करने के लिए उनका पीछा किया और पाया कि वे दोनों कमरे में अपना प्यार दिखा रहे थे। वे एक जोड़े की तरह लग रहे थे। यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ अनुभव किया था और वह अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था क्योंकि बीट्रिक्स पूरे रास्ते उसके साथ थी और उसे हर तरह की बातें बता रही थी। यह पहली व्यक्ति थी जिससे उसे पिछले 6 वर्षों में मिलते ही क्रश हुआ था, उसकी बहन को छोड़कर। अगले दिन वे स्थानीय लोगों की तलाश करते रहे। बीट्रिक्स ने मुड़कर उसके पीछे उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने असंतोष में अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी ओर देखना नहीं चाहता था। बीट्रिक्स को लगा कि वह जूतों से संतुष्ट नहीं है। राम ने एक पैर से पोखर में कदम रखा। मार्टिन ने तुरंत बीट्रिक्स को उससे दूर रहने के लिए कहा और फिर अपनी बंदूक राम पर तान दी। सौभाग्य से साइमन बंदूक की नली को रोकने के लिए समय पर पहुंच गया। मार्टिन ने सीधे बंदूक उसकी गर्दन पर रख दी और दूर जाने से इनकार कर दिया। वे दोनों एक साथ मारे जाएंगे। साइमन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने बीट्रिक्स को दस्ताने पहनने और देखने में मदद करने के लिए कहा। बीट्रिक्स ने राम के जूते उतारे और पाया कि उसके मोजे गीले नहीं थे। मार्टिन ने अपनी बंदूक रख दी और आधे घंटे तक चलता रहा। उन्होंने आखिरकार एक जमीन का खजाना देखा, लेकिन साइमन को यकीन नहीं था कि इसे खोला जा सकता है या नहीं। उसने टच स्क्रीन पर अपना हाथ रखने की कोशिश की। यह दिखा कि यह स्थानीय डेटाबेस खोज रहा था। अंत में यह दिखा कि यह प्रवेश करने के लिए सहमत हो गया। फिर जमीन के खजाने का दरवाजा धीरे धीरे खुला। जमीन के खजाने में प्रवेश करने के बाद यह पता चला कि यहाँ कोई नहीं रहता था। संग्रहित भोजन अभी भी भरा हुआ था। सभी ने सीधे यहाँ खाना शुरू कर दिया। साइमन को टैबलेट मिलने के बाद कुछ सेटिंग्स के बाद जमीन के खजाने का लिफाफा सिस्टम और रोशनी चालू हो गई। लेकिन जब वह एक कमरे में दाखिल हुआ तो उसने एक चार्जिंग मोबाइल फोन देखा। इस पर उसकी और उसके भाई की एक तस्वीर थी। उसने फोन उठाया और पाया कि यह उसके पिता का था। उसके पिता को बॉस की ओर से एक वीडियो संदेश भी था। बॉस ने उसके पिता से कहा कि वे किसी भी कीमत पर मिलने के लिए स्वीडिश मुख्यालय पहुंचे, यह जानते हुए कि उसके पिता स्वीडन गए हैं। साइमन और उसके भाई ने उन्हें खोजने के लिए स्वीडन जाने की योजना बनाई।